हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के अगले आर्टिकल चैप्टर 4 द फोर्सेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग। जिसमें HCV सर लिखते हैं बेटा ऐसा कि When a metallic wire is coiled, it becomes a spring। आपने जीवन में जरूर कभी ना कभी स्प्रिंग देखा होगा। आप जो पेन यूज करते हैं उसमें भी स्प्रिंग रहता है, काफी सारे पेन्स में। The straight line distance between the ends of a spring is called its length. If a spring is placed on a horizontal surface with no horizontal force on it, इट्स लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। मैं आपको इमेज में भी एक बार दिखाना चाहता हूं कि अगर सिचुएशन इस प्रकार की हो कि एक स्प्रिंग को सिंपली कहीं पर रख दिया है, तो इस लेंथ को, ये जो लेंथ आपको दिखेगी, इसे नेचुरल लेंथ आप कहेंगे जब इस पर बाहर से कोई भी फोर्स जीरो है। आगे यहां पर सर लिखते हैं एवरी स्प्रिंग हैज इट्स ओन नेचुरल लेंथ। द स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड to increase its length and can be compressed to decrease its length. When a spring is stretched, it pulls the bodies attached to its ends, and when compressed, it pushes the bodies attached to its ends. कैसे बेटा क्या करते हैं कि अगर आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड करने की कोशिश की तो ये वापस से कंप्रेस होना चाहेगा, तो ये इस बॉडी पर अंदर की ओर फोर्स लगाएगा और हाथ पर भी अंदर की ओर फोर्स लगाना शुरू करेगा, पुल करना स्टार्ट करेगा। वहीं अगर आपने कंप्रेस किया अपनी तरफ से, तो अपनी नेचुरल लेंथ में जाने के लिए ये एक्सपेंड होना चाहेगा, तो ये पुश काइंड ऑफ फोर्स लगाएगा, धक्का मारना शुरू करेगा। इसका मतलब बेटा स्प्रिंग फोर्स पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जिसमें आगे सर यहां पर बताते हैं it pushes the bodies attached to its ends. If the extension or compression is not too large, the force exerted by the spring is proportional to the change in its length. कि आपने जो भी चेंज किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स रहता है। Thus, if the spring has a length x and its natural length is x naught, the magnitude of the force exerted by it will be F times some constant K, जिसे बाद में चलकर आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। और चेंज इन लेंथ, दैट इज फाइनल लेंथ इज x एंड इनिशियल लेंथ इज x नॉट। K डेल्टा x आपके पास फोर्स लगेगा। अगर आपने इलोंगेट किया है तो बाद में ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, अगर आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। इफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, the force will be directed towards its center, and if compressed it will be directed away from the center. इसमें बेटा ध्यान देंगे द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K आया, which is the force per unit extension और compression। आप देख सकते हैं K की वैल्यू कितनी आई बेटा, F by डेल्टा L, ऐसा हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ, जिसे ये कह रहे हैं कि is called the spring constant of the spring. This force again comes into picture due to electromagnetic forces between the atoms of the material। सिंपल बात है बेटा, जब आप इसे इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके जो एटम्स हैं वो खिंच जाएंगे, वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। जब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर वो एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू करते हैं। वहीं पर अगर आपके पास में बेटा यहां पर आप कंप्रेशन करेंगे तो ये एटम्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, जिससे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। एटम्स चाहते हैं उनकी जो भी पोजीशन है उसे आप बिल्कुल भी चेंज ना करें, जो नेचुरल लेंथ है वो उसी प्रकार से रहे, चेंज पसंद नहीं है। जो भी चेंज होगा उस चेंज को ये रेगुलरली अपोज करेंगे, ऐसी इनकी कोशिश रहती है। आगे सर बताते हैं यहां पर दिस फोर्स अगेन कम्स इनटू पिक्चर ड्यू टू the electromagnetic forces between the atoms of the material। तो ये स्प्रिंग फोर्स की चर्चा सर ने बताई। इसके बाद में सर बताते हैं the macroscopic bodies which we have to generally deal with are electrically neutral।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिन भी बॉडीज की आप बात करते हैं उसमें आप चार्जेस को डायरेक्टली कंसीडर नहीं करते, वो जनरली न्यूट्रल बॉडीज रहती हैं। Hence, two bodies not in contact do not exert appreciable electromagnetic forces. कि अगर आप दो बॉडीज को दूर रखकर देखेंगे तो वो एक दूसरे पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेट चार्ज कितना है उन पर, 0। The forces between charged particles of the first body and those of the second body have both attractive and repulsive in nature, and hence they largely cancel each other. पर जब बहुत पास ले आते हैं तो ये फोर्सेस में एक नेट रिजल्टेंट दिखना शुरू होता है। दिस इज नॉट द केस विद ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो हमेशा लगेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी एंड दोज ऑफ द अदर बॉडी आर ऑल अट्रैक्टिव। वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन नेचर रखता है। And hence they add to give an appreciable gravitational force in many cases. बस मास वहां पर ज्यादा चाहिए, कम मास के केस में वो आपस में कंपेरेबल नहीं होते हैं, वो फोर्स नेग्लिजिबल आ जाता है। Thus the gravitational force between Earth and 1 kg block kept 100 meter above the Earth's surface. तो अर्थ के कोर से तो काफी दूर हो गया, is about 9.8 Newton, whereas the electromagnetic force between the Earth and this block is almost 0. Even though both these bodies contain a very large number of charged particles, the electrons and protons, but still क्योंकि यहां पर attraction और repulsion दोनों forces हैं, तो net resultant 0 आ जाता है। net resultant 0 आ जाएगा, तो इसलिए बड़ी बॉडीज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं देखेगा, बट जब दो बॉडीज को बहुत पास में लाएंगे तब उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम महसूस कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग यहां पर बेटा फंडामेंटल फोर्सेस पर सर ने एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल को देखते हैं बेटा। सपोज द एग्जैक्ट चार्ज न्यूट्रलिटी डज नॉट होल्ड इन अ वर्ल्ड, मतलब टोटल चार्ज 0 नहीं है, and the electrons has charge 1% less in magnitude than the proton. Total charge equal नहीं है, electrons का charge 1% कम है। Calculate the Coulomb force acting between two blocks of iron, each of mass 1 kg separated by a distance 1 meter. Number of protons in an iron atom are 26 and 55 kg of iron contains 6 into 10 to the power 26 atoms. ये भी बता दिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट नेट चार्ज 0 नहीं होगा। टोटल एटम भी आपको बता दिए गए। तो बेटा आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद में इस सवाल को आप अटेम्प्ट करें और अच्छे से जब खुद से आप आंसर निकालें उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके सॉल्यूशन देखें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सर ने इस सवाल को कैसे एक्सप्लेन किया है। ईच एटम ऑफ आयरन will have a net positive charge, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है, that is कितना ज्यादा 1%, तो बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1% बचेगा। So 26 is the number of electrons और protons, 0.01 एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज 1.6 into 10 to the power -19 on it in the assumed world। इतना चार्ज एक एटम पर होगा। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 kg ब्लॉक की बात हो रही है बेटा, तो 1 kg में कितने एटम, 6 into 10 to the power 26, उसे आप यहां पर मल्टीप्लाई करते तो 58 kg के पास इतने थे, तो 1 kg के लिए 58 का डिवाइड भी कर दिया, टोटल चार्ज आपको यहां पर मिल जाता है। जैसे ही आपको टोटल चार्ज मिलेगा, आपसे कूलम्बिक फोर्स पूछा गया था, तो कूलम्बिक फोर्स पूछा है ईच कितने का था बेटा, 1 kg, तो यहां पर आप Q1 Q2 by R² लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 9 into 10 to the power 9। चार्ज आप कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट कर दीजिए, 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय R²। डिस्टेंस इन्होंने 1 मीटर बताई थी, तो 1 मीटर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो पूरा सवाल सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट आपको जो आंसर मिलता है दैट इज 1.7 into 10 to the power 21 न्यूटन। अ ट्रेमेंडस फोर्स इंडीड, बहुत बड़ा फोर्स है। सिर्फ 1% चार्ज कम था इलेक्ट्रॉन का, तो हर बॉडी के बीच लगने वाला ये फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा।
बट जब आप बात करेंगे रियल वर्ल्ड की, जिसमें नेट चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रलिटी होल्ड करती है, वहां पर ये फोर्स जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये पूरी चर्चा क्लियर हुई होगी। इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहां पर समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में बच्चा हम न्यूक्लियर एंड वीक फोर्सेस की भी चर्चा करेंगे। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।